हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जी के स्टडी स्टूडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है भारत की जनगणना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, भारत की जनगणना 2011-12 में हुई थी, 11 में हुई थी और उसके बाद में 2020-21 के टाइम में होने वाली थी, परंतु कोरोना के काल के टाइम की वजह से यह नहीं हो पाई और अभी तक भी यह जनगणना नहीं हुई है। इसलिए हमें 2011 के आंकड़ों को ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना में से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। आपकी किसी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन उठाकर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हमारा जो क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। भारत में जनगणना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी 1872 में। और किस अंग्रेज के काल में हुई थी? वो हुई थी लॉर्ड मेयो के। तो लॉर्ड मेयो के शासन के काल में 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई थी। भारत में नियमित जनगणना शुरू हुई थी, वो हुई थी 1881 में। तो नियमित रूप से जनगणना शुरू कब हुई थी? तो वो हुई 1881 ईस्वी में। और वो उस टाइम में वो थे लॉर्ड रिपन। तो कौन थे? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में यह शुरू हुई थी। स्वीडन 1749 में पहली बार आधुनिक विश्व में जनगणना कराने वाला देश है। तो विश्व में पहली बार जनगणना कराने वाला देश कौन सा था? तो वो था स्वीडन। उन्होंने 1749 में कराई थी। अमेरिका ने 1790 में दशकीय जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश बना। तो प्रति 10 वर्ष में जनगणना की शुरुआत करने वाला पहला देश अमेरिका बना और उन्होंने शुरुआत की थी 1790 में। कब की थी? 1790 के अंतर्गत। भारत में जनगणना संगठन ही जनगणना संबंधी कार्य और आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। जनगणना से संबंधित कार्य और आंकड़े प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई थी। जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था तो उस टाइम पहली जो जनगणना की गई थी वो की गई थी 1951 ईस्वी में। उस समय जनगणना आयुक्त आर ए गोपाल स्वामी थे। तो जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो थे आर ए गोपाल स्वामी। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो जनगणना जो करने वाला जो संगठन है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसमें उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त होता है। तो महापंजीयन और जनगणना आयुक्त ही उसका उच्चतम अधिकारी होता है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयन और जनगणना आयुक्त होता है। 2011 की जनगणना का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी। कौन थी? प्रगणक शिक्षिका थी। तो 2011 की जो जनगणना का शुभंकर था तो वो किसे लिया गया था? वो प्रगणक शिक्षिका को लिया गया था। और उस टाइम का हमारा आदर्श वाक्य क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये उसका क्या था? आदर्श वाक्य था, नारा था, उसकी कोटेशन थी, उसकी जो आदर्श लाइन थी वो थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली थे 2011 की जनगणना के समय। 2011 की जनगणना की अनुमानित लागत, तो जो 2011 में जनगणना कराई थी उसकी जो लागत आई थी वो आई थी 2200 करोड़ रुपए था। कितना था? 2200, 2200 करोड़ रुपए था। राष्ट्रीय जनगणना नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2035 से बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। तो राष्ट्रीय जनगणना नीति 2000 ईस्वी के अनुसार जनगणना में जो स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य था वो था पहले कितना था? 2045 तक आ जाएगा, परंतु उसको बढ़ाकर उनको लगा तब तक नहीं होगा, इसलिए उन्होंने बढ़ा करके 2070 कर दिया था। 2001 से 2011 के बीच में भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि, जो 10 वर्ष में जो वृद्धि हुई थी वो कितनी हुई थी? 17.7% प्रतिशत रही थी। तो 10 की वृद्धि दर कितनी रही थी? 17.7% रही थी। 1911 से 1921 ईस्वी के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि
ऋणात्मक हो गई थी, जो घट गई थी। क्या गई थी? घट गई थी। उस टाइम जन्म लेने से ज़्यादा मृत्युएं होने लग गई थी, तो उल्टी ऋणात्मक हो गई थी 10 की वृद्धि। वो कितनी हो गई थी? माइनस कितनी हो चुकी थी? 0.31। कितनी हो चुकी थी? 0.31 हो गई थी। यह भारत की जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ था जब जनसंख्या बढ़ने के बजाय घट गई थी, जिसके कारण 1921 ईस्वी में महान विभाजक वर्ष, ईयर ऑफ द ग्रेट डिवीजन कहा गया। तो इसी की वजह से 1921 के जो जनगणना हुई थी उसको महान विभाजक वर्ष कहा गया। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी, वो थी 121 करोड़ के लगभग। कितनी थी? 121 करोड़ 8,54,977 थी। कितनी थी? 121 करोड़ 8,54,977 थी, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या किसकी है? भारत की है। यह वर्तमान में आपका 150 करोड़ के करीब जनसंख्या हो गई है। जनगणना नहीं हुई है इसलिए इसका पता नहीं है लोगों को। वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार पुरुष थे वो कितने थे? 51.47%। महिलाएं थी वो थी 48.53%। पुरुषों की जो जैसे कि 100 पुरुष थे, कितने थे? माने कि 100 पुरुष थे तो 51 पुरुष पॉइंट 47 मतलब 51.47 पुरुष तो कौन पुरुष थे? मेल थे मतलब। और 48.53 मतलब 48 क्या थी? फीमेल थी, महिलाएं थी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। जो भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो वो था उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था तो वो था उत्तर प्रदेश। और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर कौन था? महाराष्ट्र था दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या थी वो थी 20 करोड़ और महाराष्ट्र की दूसरे नंबर पर थी तो वो थी 11 करोड़ जनसंख्या। कितनी थी? 11 करोड़ जनसंख्या। नेक्स्ट हो जाएगा दूसरे नंबर महाराष्ट्र। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य टॉप 2 रही हैं न्यूनतम पे। तो सबसे कम जनसंख्या थी तो वो थी सिक्किम राज्य की। किसकी थी? सिक्किम राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी, ठीक है। और दूसरे नंबर पर मिजोरम की। तो सिक्किम की सबसे कम थी और उससे थोड़ी सी अधिक थी तो वो किसकी थी? मिजोरम की। सिक्किम की 6 लाख जनसंख्या थी 2011 के आंकड़ों के अनुसार। मिजोरम की 10 लाख जनसंख्या थी 2011 के आंकड़ों के अनुसार। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की है जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जो राज्य बना था वो बना था मेघालय। जो 10 वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी तो वो हुई थी मेघालय में। तो मेघालय में कितनी हुई थी? 27.95%। कितनी? 27.95% मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। और न्यूनतम 10 की वृद्धि जनसंख्या वाला राज्य था वो था नागालैंड। नागालैंड की 10 की न्यूनतम वृद्धि दर ना होकर के उसकी उनकी घट गई थी। क्या हो गई थी? घट गई थी। तो वो कितनी हो गई थी? माइनस की 0.6 हो गई थी। कितनी? माइनस के 0.6। बढ़ने की बजाय घट गई थी, माइनस में चली गई थी। तो न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा था 2011 के अनुसार? तो वो हो जाएगा नागालैंड। कौन सा हो जाएगा? नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो ये हो गए राज्य। सर्वाधिक 10 की वृद्धि सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य पूछे तो मेघालय। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला राज्य पूछे न्यूनतम तो नागालैंड। और केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दादर नगर हवेली में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। किसमें हुई थी? दादर नगर हवेली में सर्वाधिक 10 की वृद्धि हुई थी। कितनी हुई थी? 55.9%। और न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? तो कौन सा था? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश। न्यूनतम वृद्धि इसकी माइनस में तो नहीं गई थी लेकिन 6% ही केंद्र शासित प्रदेश में वृद्धि हुई थी लक्षद्वीप में। और सर्वाधिक हुई थी दादर नगर हवेली में 55.9%। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य तो मेघालय में हुई थी तो वो हुई थी 27.95%। अरुणाचल प्रदेश में हुई थी 26%। कितनी? 26%। 2 राज्य। न्यूनतम 10 की वृद्धि जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य जो न्यूनतम हुई थी सबसे कम जो नागालैंड में। इसमें ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। क्या हुई थी? ऋणात्मक मतलब इसमें जनसंख्या वृद्धि ना होकर के उसमें घट गई थी उल्टी पहले की तुलना में। तो वो कितनी थी? 0.36 थी तो -0.6 थी। और केरल की थी वो कितनी हो गई थी? 4.9% में ही वृद्धि हुई थी। तो सेकंड नंबर पर न्यूनतम वाला 4.9 केरल की है और सेकंड नंबर पर सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला अरुणाचल प्रदेश है 26%। नेक्स्ट हो जाएगा जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य। तो जनसंख्या घनत्व होता है वो क्या होता है?
तो वो होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में निर्वासित मतलब रहने वाले व्यक्तियों की औसत जनसंख्या से है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने व्यक्ति रहते हैं उनकी औसत जनसंख्या कितनी है उससे होता है, तो उसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था वो कितना था 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, मतलब प्रत्येक एक वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। कितने रहते हैं 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था। नेक्स्ट हो जाएगा, ये क्या था जनसंख्या घनत्व। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था, तो वो था बिहार। बिहार में 1106, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो वो रहते हैं 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश का। इसमें प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 व्यक्ति रहते हैं। कितने रहते हैं, 17 व्यक्ति रहते हैं। सर्वाधिक पूछे तो बिहार का। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित पूछे तो आपसे तो दिल्ली, तो सर्वाधिक घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दिल्ली। तो दिल्ली में एक वर्ग किलोमीटर में कितने रहते हैं, 11,320 लोग रहते हैं, तो बहुत अधिक है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश था दिल्ली। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर में 40 व्यक्ति रहते हैं। कितने रहते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में 40 व्यक्ति रहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2011 की जनगणना का लिंग अनुपात, सेक्स रेशो। तो सेक्स रेशो क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात तो लिंग अनुपात होता क्या है, निकालते कैसे, क्या होता है, तो लिंग अनुपात होता है प्रति 1000 पुरुषों पर जो स्त्रियों की संख्या होती है, तो उसे क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लिंग अनुपात। कि 1000 पुरुषों से शादी करने के लिए कितनी महिला उपलब्ध हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लिंग अनुपात। पुरुषों का लिंग फीमेल होता है और महिलाओं का लिंग फीमेल, तो लिंग क्या है, मेल और फीमेल का अनुपात रेशो क्या है, तो इसको ज्ञात करने के लिए तो लिंग अनुपात का फॉर्मूला हो जाएगा अपन को महिलाओं की संख्या क्या, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या। परसेंटेज निकालते हैं 100 पे तो 100 से गुना करते हैं, बल्कि हमें क्या निकालना 1000 पुरुषों पर, तो उनका अपन मल्टीप्लाई बाई कितने करेंगे, 1000 पुरुषों से, 1000 से मल्टीप्लाई बाई करेंगे अपन, ठीक है। तो स्त्रियों की संख्या फीमेल अपन मेल मल्टीप्लाई बाई में कितना करना है, 1000 करना है। इससे अपन को क्या लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है। अब बात कर लेते हैं भारत के लिंग अनुपात में, तो भारत का लिंग अनुपात है 2011 के अनुसार, तो वो है 943। कितना है, 943 है। तो 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है, 943। इसका अर्थ है 1000 पुरुषों पे 943 महिलाएं हैं, ठीक है। मतलब अभी भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल बना है। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य बना है, तो वो कौन बना है, केरल। क्योंकि केरल में 1000 पुरुषों पर कितनी महिला उपलब्ध हैं, तो वो हैं 1000, कितनी, 1084 महिलाएं। मतलब पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है, ठीक है। वहां पर जितने भी बच्चे हैं वो तैयारी करें या ना करें, उनकी शादी तो होके ही रहेगी। तो इसलिए आप अपने हिसाब से देख लें, क्योंकि महिलाओं की इंडिया में संख्या कम है, बिना रोजगार के कोई शादी नहीं करेगा, कोई आपको लड़की नहीं देने वाला है, ठीक है। इसलिए पढ़ाई कीजिए। एवं न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य है, तो वो कौन सा है, हरियाणा। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा बना है, तो वो बना है हरियाणा। हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है, तो वो है 879, 879, 879। मतलब 1000 पुरुषों पर क्या, 1000 पुरुषों पर 879 महिला हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है, संकट की स्थिति है, क्योंकि 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं, तो करीब अपन के 120 के करीब जो बंदे हैं वो क्या रहने वाले हैं, शादी ही मतलब रुआ रहने वाले हैं, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो कौन केंद्र शासित का लिंग अनुपात सर्वाधिक किसका है, तो वो है पांडुचेरी का। पांडुचेरी है तो उसका क्या केंद्र शासित प्रदेश है पांडुचेरी, उसका लिंग अनुपात सर्वाधिक है। तो यहाँ पर प्रत्येक 1000 पुरुषों पर कितनी महिला हैं, तो 1037, मतलब 37 महिलाएं अधिक हैं पुरुषों की तुलना में। और न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो कौन सा है, दमनदीप। दमनदीप क्या न्यूनतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है।
तो यहाँ का लिंग अनुपात बहुत ही कम है। वो कितना है? 618। कितना हो जाएगा आपका? 618 लिंग अनुपात हो जाएगा अपन के कहाँ का? दमनदीप का। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य हैं, तो पहला है केरल राज्य जिसमें 1084 है सर्वाधिक लिंग अनुपात। और दूसरे नंबर पर लिंग अनुपात सर्वाधिक किसका है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु कितनी है? 996। आप सोच के देखो कि मतलब प्रत्येक राज्य में जितने भी अपन के राज्य हैं उनमें सबसे अधिक महिला कम है ही है। मतलब हर राज्य में कमला महिला कम है, बल्कि एक राज्य में है केरल में जो बराबर से भी अधिक है। न्यूनतम लिंग अनुपात वाला राज्य है तो वो है हरियाणा। हरियाणा में न्यूनतम कितना लिंग अनुपात है? वो 879। और दूसरे नंबर पर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य का भी न्यूनतम लिंग अनुपात है, वो कितना है? 889। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारत की जनगणना शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों का हम जो लिंग अनुपात ज्ञात करते हैं, उनके जन्म से लेकर 6 वर्ष के अंतर्गत जितने बच्चे होते हैं उनमें उनका लिंग अनुपात क्या है, तो उसको ज्ञात करने का तरीका है हमारा जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक। जो जन्म से लेकर के और 6 वर्ष की आयु तक प्रत्येक 1000 बालकों की संख्या की तुलना में इसी आयु वर्ग की बालिकाओं की संख्याओं के अनुपात को शिशु लिंग अनुपात कहते हैं। माना कि बालक बच्चों में मतलब 0 से 6 वर्ष तक के 1000 बालक, मतलब बालक होते हैं, बच्चे होते हैं मेल कैटेगरी के, तो उन बच्चों पर और ये इन बालकों पर और 1000 बालकों पर जितनी यदि फीमेल मतलब फीमेल बालिका होती है छोटी 0 से लेकर 6 वर्ष तक की बालिकाएं जो जन्म लेती हैं उनकी संख्या का तुलना अनुपात ही शिशु लिंग अनुपात है। बालिकाओं की संख्या 0 से 6 वर्ष तक की अपॉन या बटे में लिखते हैं अपन बालकों की संख्या 0 से 6 वर्ष तक के मल्टीप्लाई बाय 1000, तो अपन क्या निकल के आएगा? शिशु लिंग अनुपात निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? शिशु लिंग अनुपात निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा शिशु लिंग अनुपात जो भारत का है वो कितना है? तो वो है 919। कितना है? 919 शिशु लिंग अनुपात है भारत का। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य, तो सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है 972। तो शिशु लिंग अनुपात अरुणाचल प्रदेश का कितना है? 972 है। और न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो हरियाणा। तो न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात है हरियाणा का कितना? 834। ठीक है। राज्य पूछे सर्वाधिक तो अरुणाचल प्रदेश 972 और सबसे न्यूनतम पूछे तो हरियाणा 834। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे आपसे, तो केंद्र शासित प्रदेश है सर्वाधिक वाला अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 968 हो जाएगा इसका। 968 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। न्यूनतम हो जाएगा दिल्ली का, और दिल्ली का कितना? 871। तो न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली 871, और अधिकतम शिशु लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह 968। और राज्य पूछे तो सर्वाधिक है राज्य में अरुणाचल प्रदेश का 972 और सबसे कम है हरियाणा का 834। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा, आपको ये सभी चीजें याद रखनी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। भारत की जनगणना 2011, भारत की जनगणना 2011 की साक्षरता दर, जो साक्षरता दर थी वो क्या थी और कैसे ज्ञात की जाती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो, उसे लिखा या पढ़ा सकते हो, उसे साक्षर कहते हैं। कितनी उम्र? 7 वर्ष या 7 से अधिक वर्ष की उम्र के बच्चों को इसमें योगदान होता है। और साक्षरता दर होती है जो लिखा हुआ और पढ़ा हुआ व्यक्ति होता है उसे साक्षर कहते हैं। साक्षर दर ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है उसमें होते हैं साक्षरों की संख्या, पढ़े लिखों की संख्या और अपॉन 7 वर्ष की आयु से अधिक वाले व्यक्तियों की संख्या। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों की संख्या मल्टीप्लाई बाय में 100। तो इससे ज्ञात क्या होगा अपन को? साक्षरता दर। क्या हो जाएगी? साक्षरता दर ज्ञात हो जाएगी। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो है 74.04%। कितनी है? 74.04%, 74.04%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है वो है केरल। कौन सा है? केरल है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल 94%। और न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है तो वो है बिहार। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो है बिहार। तो बिहार की साक्षरता रेट 2011 के अनुसार कितनी है? 61.8%। कितनी? 61.8%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश
तो सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित जो प्रदेश है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के जो लोग हैं ज़्यादा पढ़े लिखे मिलेंगे आपको। तो लक्षद्वीप का साक्षरता दर कितना है? तो वो है 91.1%, 91.8%। एवं न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित जो प्रदेश है वो है दादर नगर हवेली। क्या? दादर नगर हवेली। और वो कितना है? 76.2%। कितना? 76.2% हो जाएगा। दादर नगर हवेली 76.2% हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सर्वाधिक साक्षरता वाले दो टॉप। तो वो सर्वाधिक साक्षरता है केरल में 90.4% और मिजोरम में है दूसरे नंबर पे, तो वो क्या है? 91.3% साक्षर लोग हैं। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य हैं, तो न्यूनतम है बिहार। बिहार में कितने? 61.8% साक्षर लोग हैं। और इससे अधिक, थोड़ा सा अधिक हैं, वो है 65.4%। कितना हो जाएगा? 65.4% हो जाएगा। ये कितना है? अरुणाचल प्रदेश का। ये सेकंड नंबर पर न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या कितनी थी, क्या परसेंट है, क्या सिस्टम रहेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है। तो सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है हिमाचल प्रदेश में। किसमें? हिमाचल प्रदेश में करती है। हिमाचल प्रदेश की लगभग 19% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। और गोवा के जो न्यूनतम कम से कम ग्रामीण जनसंख्या है, गोवा के अंतर्गत गाँवों में निवास करने वाली जनसंख्या सबसे कम है। इसमें है कितनी? 37.8% है जो गाँव में निवास करती है। बाकी की कहाँ निवास करती है? गोवा के शहर में। किसमें? सिटी में, गोवा सिटी में निवास करती है। इसके अलावा नेक्स्ट हो जाएगा अपन का भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। क्योंकि सर्वाधिक इसकी क्या है? गाँव में सबसे कम निवास करती है, इसका मतलब गाँव शहरों में सबसे ज़्यादा निवास करती है। तो गोवा में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा न्यूनतम शहरी जनसंख्या, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या करती है हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में कर रही है, तो न्यूनतम भी हिमाचल प्रदेश में ही करेगी। न्यूनतम शहरी संख्या हिमाचल प्रदेश में और अधिकतम ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में। अगला हो जाएगा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला, तो वो है दिल्ली। कौन सा हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। और दिल्ली की जो शहरी जनसंख्या वो है 97.5% सिटी में निवास करती है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो जनसंख्या है, जो शहरों में कम निवास करती है और गाँवों में अधिक निवास करती है, 37.7% जनसंख्या है जो कि केंद्र शासित प्रदेश के शहर में निवास करती है। इसकी अधिकतर जनसंख्या गाँव में निवास करती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति एसटी शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट की 2011 के अनुसार के क्या होती है? भारत में अनुसूचित जनजाति एससी की कुल संख्या, जो टोटल एससी है भारत में, वो है 20.14 करोड़। कितनी है? 20.14 करोड़ है। 20.14 करोड़ 2011 की जनगणना के, ये है क्या? 2011 की जनगणना के अनुसार। वर्तमान में तो और भी बढ़ चुकी होगी, परंतु ये आंकड़े हमारे क्या हैं? 2011 की जनगणना के। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति ऐसी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या केंद्र शासित, सर्वाधिक जो एससी निवास करती है वो कहाँ करती है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक एससी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। यह है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला भी जिला, सबसे जनसंख्या वाला राज्य भी है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। और इसमें सर्वाधिक एससी भी निवास करती है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति ऐसी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो न्यूनतम जो ऐसी निवास करती है वो करती है पंजाब के अंतर्गत। किसके अंतर्गत करती है? पंजाब के अंदर। पंजाब के अंतर्गत 31.9% जनसंख्या है वो क्या? एससी निवास, अनुसूचित जाति एससी निवास करती है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। तो ऐसी जनसंख्या कहाँ निवास नहीं करती है? आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कौन कौन से हैं? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में से कोई सा भी पॉइंट ऑप्शन में मिलता है तो वो होगा
करेक्ट आंसर, क्योंकि इनमें अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, भारत की जनगणना के जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटी, क्या अनुसूचित जनजाति एसटी, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति एसटी की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या कितनी है एसटी की? तो वो है 10.43 करोड़। ये 2011 के आंकड़े हैं, ना कि प्रेजेंट के। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति एसटी, तो जनसंख्या वाला राज्य और कौन सा प्रदेश कौन है? तो सर्वाधिक जो एसटी जनसंख्या है तो वह निवास करती है किसमें? मध्य प्रदेश में। किसमें निवास करती है? सर्वाधिक एसटी जनसंख्या मध्य प्रदेश एमपी के अंतर्गत क्या निवास करती है? एमपी के अंतर्गत अभी 2023 में चुनाव हुए थे, वहां पर बीजेपी की सरकार आई है। चलिए दोस्तों, वहां के सीएम चेंज हो चुके हैं। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अनुसूचित, कौन सी? अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या है वो कहाँ पर निवास करती है? तो वो करती है लक्षद्वीप में। कहाँ निवास करती है? लक्षद्वीप में। और लक्षद्वीप क्या? केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी निवास करती है लक्षद्वीप में, और लक्षद्वीप में लगभग 94.8% जनसंख्या एसटी की है। किसकी है? एसटी की है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति एसटी निवास नहीं करती है। आपसे ऑप्शन में दे दिया जाए, माना कि आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि निम्न में से एसटी जनजाति कहाँ निवास नहीं करती है, ऑप्शन नंबर ए दे दिया जाए, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, और अगला हो जाएगा यूपी, डी ऑप्शन। तो आपसे पूछा गया कि एसटी जनजाति निम्न में से किस में निवास नहीं करती है? तो निवास नहीं करती है तो राजस्थान में जनजाति निवास करती है, एमपी में करती है, यूपी में करती है, लेकिन दिल्ली के अंतर्गत एसटी जनजाति निवास नहीं करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। इसी प्रकार से आपसे हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी कुछ भी चीज देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना, उसके बाद ही उसका उत्तर देना है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2021 जनगणना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। क्या? 2021 की जो जनगणना है उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, मोटे तौर पर जनगणना की गई थी। 2021 की 16वीं जनगणना के अनुसार जनगणना आयुक्त श्री विवेक जोशी हैं। तो जनगणना के आयुक्त कौन है? तो वो है श्री विवेक जोशी। 2021 की 16वीं जनगणना, कितने नंबर की जनगणना है? तो 16वीं नंबर की जनगणना है, और इसके जो जनगणना के आयुक्त हैं तो वो हैं विवेक जोशी। आदर्श वाक्य था वो क्या था? जन भागीदारी से जन कल्याण। क्या था? जन भागीदारी से जन कल्याण, मतलब लोगों के भागीदारी सहयोग होगा उससे ही समाज का कल्याण होगा, लोगों का कल्याण होगा। 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। तो 2021 में जो जनगणना हुई थी तो भारत में पहली बार हुई थी, और वो कौन सी हुई थी? डिजिटल जनगणना हुई थी। कौन सी हुई थी? डिजिटल जनगणना हुई थी। चलिए दोस्तों, हमने आज जनगणना से संबंधित बढ़ने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उनके तथ्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा की है, जिसके अंतर्गत जहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछे जा रहे हैं, और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हम कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, हम इसके बाद जनगणना के एमसीक्यू सीरीज में एमसीक्यू क्विज वाइज क्वेश्चन लेकर के हम आपके लिए एक क्लास और डालेंगे, जिसके अंतर्गत हम और डिटेल से जानकारी आप लोगों के लिए पहुंचाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए यह जनगणना टॉपिक बहुत ही शानदार रहा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।